स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे आर पॉइंट पे। कल हम पढ़ चुके थे परावर्तन वगैरह के सारे नियम, कंप्लीट हो चुका है अपना वाला। आज हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, उसके बारे में देखते हैं आज हम। नाम से ही पता लग रहा है, जिसका शेप गोल हो, वक्र हो, यानी कि उसका शेप समतल नहीं हो। समतल दर्पण के अलावा भी जो कई प्रकार के दर्पण होते हैं जिन्हें वक्र दर्पण कहते हैं। अब वो होते क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या होता है वक्र दर्पण? ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ समतल ना होकर वक्र या गोलीय हो। तो वो कैसे होते हैं? मान लिया ये एक दर्पण है। अब ये दो अलग अलग है। अब ये गोलीय दर्पण कैसे हुए? ये एक गोले में इससे काटे गए हैं। अब वो गोला कौन सा होगा? जैसे कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं, तो ये एक पूरा का पूरा गोल दर्पण होता है, उसमें से मैंने इतना पार्ट काट दिया। ठीक है, तो ये मेरा गोलीय दर्पण हो गया। लेकिन अभी तक ये दर्पण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे मैंने या आगे मैंने परावर्तक पृष्ठ का लेप नहीं किया है। जो मैंने आपको बताया था निकल, चांदी और एल्यूमिनियम की परत का, वो नहीं लगाया, तब तक ये दर्पण नहीं हुआ। मान लो मैंने इसके पीछे की तरफ परावर्तक पृष्ठ का लेप कर दिया, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और यदि मैंने यही जो परावर्तक पृष्ठ है उसका अंदर की तरफ लेप कर दिया, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, जिसमें अवतल दर्पण में ये वाला हिस्सा परावर्तक का काम करेगा और उत्तल दर्पण में ये वाला हिस्सा परावर्तक का काम करेगा। जो रिफ्लेक्शन पार्ट होगा उसका वो ये वाला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके अलावा अगर हमें एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, कोई सा भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यूज लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और उन एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, वो ये जो परावर्तक पृष्ठ होती है, ये अवतल दर्पण बनाने के लिए भी क्या करते हैं, अंदर की तरफ लगा देते हैं और उत्तल दर्पण बनाने के लिए बाहर की तरफ लगा देते हैं। फिर ये तो छोटा सा पॉइंट है, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मतलब अदर इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये हो गया। अब बात करते हैं इनसे मतलब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, इनमें क्या क्या होती है, मतलब इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब हम इसके पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट क्या क्या होते हैं? अवतल दर्पण में भी वही पार्ट होते हैं जो उत्तल दर्पण में होते हैं। तो मैं दोनों का एक बार डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में जो जो पॉइंट होंगे उन पे अपन उनकी डेफिनेशंस देखेंगे।
ये हो गया अपना अवतल दर्पण और वो हो गया अपना उत्तल दर्पण। तो पहला पहला पॉइंट होगा जो अनंत से या बिंब से, बिंब मतलब वह वस्तु जिसका अपने को प्रतिबिंब चाहिए, मतलब अनंत से या उस बिंब से जो प्रकाश की आपतित किरणें होती है वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब वो मुख्य अक्ष क्या होती है, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। उसके हमेशा समांतर होगी। अब देख लो इसमें ये आपस में समांतर है। तो पहला पॉइंट हो गया कि बिंब से या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिनको आपतित किरणें बोलते हैं वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरा पॉइंट हो गया अपना कि वह उस दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये जो जहां से गुजर रही है ये वो वाला बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। जिसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, ये जो अवतल दर्पण है जिस गोले का या जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका भी तो कुछ केंद्र होगा। मैंने बोला था कि मैंने इस गोले में से काटा था। अब इस गोले का केंद्र होगा, माना वो केंद्र ये है। अब जो ये केंद्र है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो ये केंद्र है वो कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये वक्रता केंद्र होगा वो यहां कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये अपने तीन पॉइंट हो गए और ये पॉइंट होते हैं जो उत्तल दर्पण में होते हैं। लेकिन एक और चीज मैं जो बताना भूल गया कि अवतल दर्पण होता है वह हमेशा किरणों को एक जगह इकट्ठी करता है। अब देख लो ये वाली किरण आई इसको यहाँ पे कर दिया और ये वाली आपकी किरण आई इसको परावर्तन के पश्चात कर दिया, तो ये एक इकट्ठा हो गई एक जगह। इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, उन किरणों को फैला देता है जिसके कारण इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। देखो ये आपतित किरण आई परावर्तन के पश्चात फैल गई, ये आपतित किरण आई परावर्तन के पश्चात फैल गई। अब इसमें फोकस कैसे बनता है, मैंने कहा था परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, तो मैंने इनको क्या किया पीछे की तरफ बढ़ाया। तो जहां पे ये काट रही है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका वक्रता केंद्र कैसे होगा वो मैंने बनाया, और ये इसका सी वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये अपने जो छोटे छोटे पॉइंट अपने बुक्स में दे रखे हैं उनको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल संक्षिप्त में तो समझा दिया है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं अपन क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, मतलब जो अपना दर्पण सूत्र होता है आगे अपन पढ़ेंगे 1/v + 1/u = 1/f। इसमें जो दूरी वगैरह मेजर की जाती है वो किस अकॉर्डिंग की जाती है, मतलब प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है, वो किस अकॉर्डिंग मेजर की जाती है, मतलब वो सारी चीजें अपन देखेंगे। इसमें 4 पॉइंट है मेन मेन, वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट होता है कि हमेशा चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्हों को दर्शाने के लिए, प्लस माइनस को दर्शाने के लिए मुख्य अक्ष को, जो मैंने मुख्य अक्ष बताई थी उसको हमेशा एक्स एक्स लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जो दर्पण का ध्रुव होता है जिसको P से डिनोट करते हैं उसको हमेशा मूल बिंदु लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्रुव को मूल बिंदु लिखते हैं। अब इसके आधार पर हम चिन्ह परिपाटी करते हैं, मतलब कैसे क्या चिन्ह लेने हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। पहला पॉइंट है कि समांतर किरणें
जो मुख्य अक्ष के भी समांतर है, वह एक्स अक्ष को, जबकि ध्रुव मूल बिंदु को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट है, जो मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां मापी जाती है, वह हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। मतलब ध्रुव जो मैंने बताया था आपको, यहां से ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, तो हमेशा यहां से मापी जाएगी वो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वस्तु को या बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो मैं चित्र बना के बता देता हूं आपको। ये मैंने दर्पण बना दिया, ये मुख्य अक्ष हो गई, तो इसका बाईं ओर मतलब इस साइड में हमेशा बिंब, जिसका प्रतिबिंब अपने को चाहिए या वस्तु, उसको हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। रख दिया। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, जो बाईं ओर दूरियां होती है, वह हमेशा नेगेटिव ली जाती है। और एक और लास्ट पॉइंट है, वो बोलता है कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर अपन लंबवत दूरी लेते हैं तो वो तो होगी धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी लेते हैं वो होगी हमेशा ऋणात्मक। ये अपनी चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको बुक्स में 4 पॉइंट्स में दे रखा है अपने, मैंने 5 पॉइंट में बता दिया आपको। अगर बाकी फिर भी कुछ कोई सा पॉइंट या समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे अपन आप पूछ सकते हो मेरे को, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा यहाँ। अब हमारा क्वेश्चन है, जो बुक में दे रखा है कि अपने को सिद्ध करना है कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कुल मिला के बात ये है कि F बराबर 1/2 R, जहां स्मॉल f बराबर है फोकस दूरी और R बराबर है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी कौन सी हो गई इस चित्र में? ओ एफ तो हो गई फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या हो गई जो हो गई अपनी ओसी। ओसी हो गई अपनी वक्रता त्रिज्या। तो इसके आधार पर हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ओ एफ इज इक्वल टू 1/2 ओ सी। अब ये सिद्ध करना अपने को, इसको सिद्ध करते हैं अपन। तो मैं देख रहा हूं, चित्र में देखना है मेरे को, आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तन का अपन ने सेकंड नियम पढ़ा था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं ये जो ये वाली रेखा है ये हो गई अभिलंब, ये वाली रेखा हो गई आपतित किरण, और ये वाली रेखा हो गई परावर्तित किरण। ठीक है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कोण आई बराबर कोण आर, या फिर बोल सकता हूं मैं इसको ले लेता हूं मैं एम, कोण एम पी सी इज इक्वल टू कोण सी पी एफ। ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूं कोण आई बराबर कोण पी सी एफ,
मतलब जो ये वाला कोण है, ये वाला, जिसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, कोण आई बराबर कोण ए। गणित के कौन से नियम से? मैथमेटिक्स के नियम हो गया ये एकांतर कोण की परिभाषा से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूं कोण 1 बराबर कोण आर, बोल सकता हूं कोण 1 बराबर कोण आर। तो उस हिसाब से अब देखो ये त्रिभुज बन गया, ऐसा कुछ बन रहा है त्रिभुज जिसमें ये कोण आर है और ये कोण 1 है। अब मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ रखा है कि अगर आमने सामने की कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो इस वजह से मिटा देता हूं एक बार, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अपन इसके आगे का स्टेप। अब इसके आगे का स्टेप ये है कि इसमें बोल रखा है इसने साफ साफ के छोटे द्वारक। छोटे द्वारक का मतलब होता है जो ये इसकी गोलाई है ना, ये इसकी गोलाई ये छोटी है, बहुत छोटी है एकदम, इतनी सी है। अगर मैं ये द्वारक छोटा होगा तो मतलब ऐसे इसको ऐसे लेंगे अपन तो यहां तक हो जाएगा, जिसके कारण ये P वाला बिंदु O के पास आ जाएगा। P वाला बिंदु O के पास आने का मतलब हो गया कि PF बराबर हो जाएगा OF के बराबर। कंप्लीट बराबर नहीं होगा लेकिन द्वारक छोटा है। अब द्वारक छोटा है तो छोटी दूरी है, इतनी सी छोटी दूरी में अपन क्या मेजर करेंगे, इसलिए उसको क्या करते हैं बराबर कर देते हैं एक तरीके से, और लगभग बराबर के लिए ये वाला चिन्ह आता है। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से लिख सकते हो कि PF बराबर OF हो गया। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया मैंने। ठीक है, अब इस समीकरण 1 और 2 से मैं लिख सकता हूं कि FC बराबर OF। ठीक है, FC बराबर OF यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि OC क्या है, तो आप बोलोगे सर वक्रता त्रिज्या है OC, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है अपने को OC है वो वक्रता त्रिज्या है जो CF और OF से मिलके बनी है। अब पता लग गया कि OC हो गई वक्रता त्रिज्या। तो एक तरीके से देखो OC कंप्लीट है जिसमें से FC और OF दोनों बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ना कि OC बराबर हो गई टू FC। ठीक है, अब मैं इस 2 को नीचे लेके जाऊंगा तो FC बराबर FC सॉरी OF, क्योंकि अपने को तो फोकस दूरी लेनी है तो इस दूरी का क्या करना है अपने को, ये वाली है फोकस दूरी। तो OC बराबर 2OF। अब OF निकालना है अपने को तो 2 नीचे चला जाएगा और 1/2 OC, और यही अपने को सिद्ध करना है। आ गया। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जब छोटा द्वारक होता है अवतल दर्पण में तो जो उसकी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जिसको अपन स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वह हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यही अपने को सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने सिद्ध करवा दिया। बाकी अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब अपने आगे का टॉपिक है वो देखते हैं क्या है।